हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एन हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएन की स्थापना के पहले इसका क्या इतिहास रहा, इसके पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस हुए, क्या क्या मेजर वर्ल्ड इवेंट्स हुए, इन सभी चीजों को हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे अर्ली हिस्टोरिकल एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम लोग जानेंगे लीग ऑफ नेशन के बारे में। लीग ऑफ नेशन क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सक्सेसेस क्या रहे, क्या फेलियर्स रहे, वीकनेस क्या था लीग ऑफ नेशन का जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व करना पड़ा था। इन सभी चीजों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द फाउंडिंग ऑफ यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के पहले कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुए, उन सभी चीजों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्ली हिस्टोरिकल एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले आता है पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टफीलिया 1648। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू 30 साल से चल रही वॉर को खत्म किया गया था। दूसरा आता है द वियना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1814-15। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू नेपोलियन वॉर को खत्म किया गया था और एक लॉन्ग टर्म पीस प्लान को तैयार किया गया था यूरोप के लिए बाय सेटलिंग क्रिटिकल इश्यूज जो उस समय यूरोप में थे। साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाले फ्रेंच एग्रेशन से प्रिवेंशन की भी बात हुई थी। अब हम लोग देखते हैं द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस देना विक्टिम्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को, चाहे वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल हो या इंटरनल हो। जब भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत सारे आर्मी के लोग, बहुत सारे सिविलियन उसके विक्टिम्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन और असिस्टेंस देना इस कमिटी का काम है और ये इसको अचीव करते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ को बढ़ावा दे करके। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी फंक्शनल है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक 3 नोबेल पीस प्राइज जीते हैं। अब हम लोग देखेंगे द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये डील करती है सभी तरह के मैटर्स जो रिलेटेड होते हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के। ये अभी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही है लेकिन एक अलग सिटी बर्न में, और ये एस्टैब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा। जितने भी उसके मेंबर नेशन हैं उसके अमंग में पोस्टल पॉलिसीज को लेकर के ये कोऑर्डिनेशन करता है और इसके 192 मेंबर्स हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अभी के समय में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम लोग देख लेते हैं द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। ये ओल्डेस्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो सेटल करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को और ये एस्टैब्लिश हुआ था हेग पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वर्ल्ड वॉर 1। जैसा हम सबको पता है वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चला और ये एक बहुत ही बड़ा वॉर था। इसको द ग्रेट वॉर भी कहते हैं। इस वॉर के दौरान 8.5 मिलियन कॉम्बेटेंट डेथ हुए, 13 मिलियन सिविलियन डेथ हुए। सो ओवर 20 मिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ये वॉर सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में हुआ था जिसमें अलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर्स को हरा दिया था। सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर। अलाइड पावर्स में थे फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, इटली, जापान और USA। अब हम लोग देखते हैं USA इन वर्ल्ड वॉर 1। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 USA के 28वें प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन थे और USA की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 1 में अप्रैल 1917 में। वॉर में आने से पहले USA काफी न्यूट्रल था लेकिन वो एक सप्लायर था अलाइड नेशंस का और वो अलाइड नेशंस को सपोर्ट करता था। USA और जर्मनी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी और इस वजह से USA ने वर्ल्ड वॉर 1 में डायरेक्ट एंट्री ली थी। जर्मनी ने कुछ अमेरिकन मर्चेंट्स को डुबा दिया था और इस चीज ने USA को प्रॉम्प्ट किया कि वो
इस वॉर में आए। दो वुड्रो विल्सन नहीं चाहते थे वॉर में आना और उन्होंने 3 साल तक अवॉइड किया था वॉर को, लेकिन उन्हें वॉर में आना पड़ा। विल्सन ने यूएस कांग्रेस को कहा, अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स दैट वुड मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। सो अंततः वुड्रो विल्सन को रियलाइज हुआ कि वॉर में एंटर होना पड़ेगा ताकि पीस और सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके, और जो उनका विजन था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसीलिए उन्होंने यूएस कांग्रेस को कहा था, अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स दैट वुड मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। अब हम लोग देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ था। 28 जून 1919 को जर्मनी और अलाइड नेशंस, जिसमें ब्रिटिश, फ्रांस, इटली और रशिया थे, इन्होंने मिलकर के ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया था और फॉर्मली वर्ल्ड वॉर 1 को एंड किया था। वर्साइल जो है वो एक सिटी का नाम है फ्रांस में, जहां पर ये ट्रीटी हुई थी, इसीलिए इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है लीग ऑफ नेशंस, जिसे चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। और लीग ऑफ नेशन जो है वो फोररनर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्रिएट किया गया था ताकि कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके, पीस और सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को नेगोशिएट किया जा सके, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। लीग ऑफ नेशन जो था वो विजन था यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का, जिसके के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, और इनको आर्किटेक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं। लीग ऑफ नेशन जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था 10 जनवरी 1920 को बाय पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और इसे डिसॉल्व कर दिया गया था 20 अप्रैल 1946 को। लीग ऑफ नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज था फ्रेंच एंड इंग्लिश। लीग ऑफ नेशन बेस्ड था फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म के ऊपर, और इसके उलट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड है फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म के ऊपर। लीग ऑफ नेशन का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट था द कन्वीनियंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जिसमें टोटल 26 आर्टिकल थे, और ये जो कन्वीनियंट है ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता था रिगार्डिंग लीग ऑफ नेशन एंड इट्स वर्किंग। मेंबरशिप क्या होगा, किसी नए मेंबर का एडमिशन कैसे होगा, इसका विड्रॉवल कैसे होगा, असेंबली का क्या पावर होगा, काउंसिल का क्या पावर होगा, जो अदर बॉडीज हैं उनका क्या पावर होगा, सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट होंगे, लीग ऑफ नेशन का बजट कैसा होगा, इन सभी चीजों को इस कन्वीनियंट में कवर किया गया था। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का क्या स्ट्रक्चर था। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर रहता है, वैसे लीग ऑफ नेशन का भी एक स्ट्रक्चर था, जिसमें सबसे पहला था मेन ऑर्गन्स। मेन ऑर्गन्स में सबसे पहले आता था द जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली में जितने भी लीग ऑफ नेशन के मेंबर थे वो सभी जनरल असेंबली में अपना रिप्रेजेंटेशन देते थे। जैसे यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली है, उसी प्रकार से ये लीग ऑफ नेशन का जनरल असेंबली था। दूसरा मेन ऑर्गन है द काउंसिल। जैसे यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल है, वैसे ये लीग ऑफ नेशन की काउंसिल थी। इस काउंसिल में भी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। इस काउंसिल में 4 परमानेंट मेंबर्स थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जापान, और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे जो असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते थे फॉर अ 3 ईयर टर्म। लेकिन समय के साथ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स में काफी ज्यादा चेंज होते रहा। 1922 में नॉन परमानेंट के सीट को बढ़ा करके 4 से 6 कर दिया गया। 1926 में नॉन परमानेंट मेंबर्स के सीट को 6 से 9 कर दिया गया। साथ ही जर्मनी एज अ परमानेंट मेंबर लीग ऑफ नेशन में आ गया। 1933 में जर्मनी और जापान, जो कि दोनों परमानेंट मेंबर्स थे, उन्होंने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। 1934 में नॉन परमानेंट मेंबर्स के सीट, जिसको पहले से 4 से 6 और 6 से 9 किया गया था, उसे 9 से 11 कर दिया गया। और 1934 के सितंबर महीने में यूएसएसआर ने भी लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया और एक परमानेंट मेंबर बन गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी दिख रहा है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच में। लीग ऑफ नेशन का तीसरा मेन ऑर्गन था सेक्रेटेरिएट, जो कि सेक्रेटरी जनरल के डायरेक्शन में डे टू डे वर्क देखता था लीग ऑफ नेशन का। जैसे अभी के समय में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्रेटेरिएट है जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, वैसे ही ये लीग ऑफ नेशन का एक सेक्रेटेरिएट था। अब हम लोग देखते हैं ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में।
लीग ऑफ नेशन में ऑटोनोमस बॉडीज भी थे, जिसमें से एक था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ, जो 1920 में स्टैब्लिश हुआ था और इसने अपना पहला सिटिंग शुरू किया था 1922 में। इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं और ये लोकेटेड था हेग, नीदरलैंड में। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में 11 जजेस थे, जिनको काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किया जाता था 9 साल के लिए। 1946 में जब लीग को डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन बन गया बाय द नेम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा ऑटोनोमस बॉडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। इसका एम है लेबर के लिए एक फेयर और ह्यूमैनिक कंडीशन लाना, 8 आवर वर्क्स पर डे, 48 आवर वर्क्स पर वीक। इन सभी चीजों के ऊपर ILO ने फोकस किया। चाइल्ड लेबर को खत्म करने के ऊपर भी ILO ने काफी ध्यान दिया। राइट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस के ऊपर भी ILO ने काफी ज्यादा काम किया। आफ्टर लीग ILO जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी बन गया 1946 में। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन के अदर ऑर्गेनाइजेशन, कमिटीज और कमीशंस भी थे, जैसे कि मैंडेट सिस्टम, द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, जिसे आज हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बाद में स्ट्रक्चर करके WHO बना दिया गया। स्लेवरी कमीशन को भी एस्टैब्लिश किया गया ताकि स्लेवरी और स्लेव ट्रेडिंग को खत्म किया जा सके। इसमें से मैंडेट सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अलाइड पावर्स के सामने एक सवाल था कि जो देश हारे हैं उनके कॉलोनीज एंड प्रोविंसेस का क्या किया जाए, और इसलिए लीग ऑफ नेशन ने अडॉप्ट किया एक प्रिंसिपल कि सारे टेरिटरीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे एक अलग सरकार के द्वारा लीग के बिहाफ पे। इस प्लान को मैंडेट सिस्टम कहा गया। इस मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत इन टेरिटरीज को मैंडेट टेरिटरीज कहा गया और इनके गवर्न करने वाले को मैंडेट पावर्स कहा गया। और मैंडेट पावर्स तब तक इन टेरिटरीज को गवर्न करेंगे जब तक ये टेरिटरीज कैपेबल न हो सेल्फ गवर्नमेंट के। 14 मैंडेट टेरिटरीज थे, जिसको डिवाइड किया गया था 7 मैंडेटरी पावर्स के बीच में। अब हम लोग देखते हैं लीग ऑफ नेशन के सक्सेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है सिटी ऑफ विल्ना। ये जो सिटी था इसे रशिया ने 1920 में ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसे वापस से पोलैंड को रिटर्न कर दिया गया था लीग के इंटरवेंशन के बाद। इसके बाद आता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड ओवर अलैंड आइलैंड, जिसे लीग ऑफ नेशन ने सेटल किया था। अलैंड आइलैंड जो है वो कलेक्शन है लगभग 6500 आइलैंड का बाल्टिक सी में, और ये बिल्कुल फिनलैंड एंड स्वीडन के बीच में आता है। ट्रेडिशनली ये आइलैंड फिनलैंड को बिलोंग करता था, लेकिन इसके ऊपर रहने वाले जो लोग थे वो स्वीडन की सरकार के द्वारा गवर्न होना चाहते थे। न ही स्वीडन और न ही फिनलैंड किसी एक डिसीजन पर आ पा रहे थे कि इस आइलैंड का क्या किया जाए और इसे कौन ओन करेगा। इसके बाद इन दोनों ने लीग ऑफ नेशन को अप्रोच किया, जिसने यह डिसीजन दिया कि ये आइलैंड जो है वो फिनलैंड के पास ही रहेगा, लेकिन इस आइलैंड के ऊपर किसी प्रकार के वेपन को नहीं रखा जा सकता है। इस बात पे दोनों सरकार ने हामी भरी और इस डिस्प्यूट को सेटल कर दिया गया। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन ने सेटल किया था डिस्प्यूट बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड ओवर अपर सिलीसिया। अपर सिलीसिया एक रीजन था जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और एक रीजन था डिस्प्यूट का। इस डिस्प्यूट के ऊपर लीग ऑफ नेशन ने अपना डिसीजन देते हुए कहा कि अपर सिलीसिया को स्प्लिट कर दिया जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और इस डिसीजन को जर्मनी, पोलैंड दोनों देशों ने माना और साथ ही साथ अपर सिलीसिया के रहने वाले लोगों ने भी माना। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन ने मीमल की भी समस्या को सॉल्व किया। मीमल जो कि एक पोर्ट था, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने मीमल और उसके सराउंडिंग को लीग के कंट्रोल में रखा था। मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहां पर रहते थे वो लिथुनियंस थे, और इस वजह से लिथुनिया जो था वो चाहता था इस एरिया को ऑक्यूपाई करना और गवर्न करना। फ्रेंच और पोलिश गवर्नमेंट जो थे वो फेवर करते थे मीमल को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का।
3 साल तक फ्रेंच जनरल ने इस पोर्ट को गवर्न किया, लेकिन जनवरी 1923 में लिथुनियंस ने इन्वेड किया, आक्रमण किया पोर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर लीग ने इंटरवेन किया, लेकिन डिस्प्यूट के बढ़ जाने की वजह से इस एरिया को लिथुनिया को दे दिया गया, लेकिन इस पोर्ट को इंटरनेशनल जोन करार दिया गया। लिथुनिया ने इस बात पे एग्री किया और इस प्रॉब्लम को सेटल कर दिया गया। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन ने काफी बड़ा ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी किया था टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जो 1919 से 1923 तक चला था। दो लीग फेल हो गया था इस वॉर को रोकने में, जो कि लीग का एक फेलियर था, लेकिन इसने ह्यूमैनिटेरियन हेल्प प्रोवाइड की 1,40,000 रिफ्यूजीज को, जो कि इस वॉर के दौरान क्रिएट हो गए थे, जिसमें से 80% वुमेन और चिल्ड्रन थे। लीग ऑफ नेशन के एक मेंबर ने इस काम को द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ मर्सी विच मैनकाइंड हैज अंडरटेकन कहा था। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन ने एक बॉर्डर डिस्प्यूट को भी सेटल किया था बिटवीन ग्रीस एंड बल्गेरिया। दरअसल 1925 में बॉर्डर के पेट्रोलिंग के दौरान एक झड़प में ग्रीस के आर्मी के कमांडर की मौत हो गई थी और इस वजह से ग्रीस ने आक्रमण कर दिया था बल्गेरिया के ऊपर। आक्रमण के बाद बल्गेरिया ने लीग से हेल्प मांगी और तुरंत ही ग्रीस के फोर्स को विड्रॉ करना पड़ा। इसके बाद लीग ने अपना डिसीजन दिया कि ये जो गलती थी वो ग्रीस की थी, क्योंकि उसने बल्गेरिया के टेरिटरी को वायलेट किया था और इस वजह से ग्रीस को 45,000 पाउंड का फाइन भी देना पड़ा। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन ने मोसुल बाउंड्री डिस्प्यूट को भी सुलझाया था, जो टर्की और इराक के बीच में था। उस समय इराक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का मैंडेट टेरिटरी था। जैसे अभी मैंने आपको मैंडेट सिस्टम में बताया, इराक एक मैंडेट टेरिटरी था और ग्रेट ब्रिटेन एक मैंडेट पावर था, और इस वजह से इसे ग्रेट ब्रिटेन मैंडेट टेरिटरी ऑफ इराक भी कहा गया था। इन दोनों पार्टीज ने मोसुल के ऊपर क्लेम किया था, जो कि काफी रिच था ऑयल में, लेकिन दोनों फेल कर गए थे बाउंड्री लाइन के एग्रीमेंट के ऊपर। और फिर लीग ने इसके ऊपर अपना जजमेंट दिया और जून 1926 में एक ट्रीटी हुआ, जिसमें एक छोटा सा पार्ट मोसुल का टर्की को दिया गया और बाकी सारा पार्ट इराक के पास रह गया, और इस बाउंड्री को दोनों देशों ने स्वीकार किया। इसके अलावा भी लीग ऑफ नेशन ने बहुत सारे वर्क किए, जैसे स्लेवरी कन्वेंशन जेनेवा 1925, जिसके बाद एक परमानेंट स्लेवरी कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था 1932 में। एक फाइनेंशियल कमीशन को भी लीग ऑफ नेशन ने स्टैब्लिश किया था। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टैब्लिश किया था, जो आज के समय में WHO है। डिजीजेस लाइक मलेरिया, रेबीज, कैंसर, टीबी, इन सब को फाइट किया जा सके और हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कहां कहां पर फेल हो गया था। डिसआर्मामेंट को लेकर के जो लीग का एफर्ट था वो फेल कर गया था। डिसआर्मामेंट का मतलब है जो नंबर ऑफ वेपन्स एक कंट्री के पास हैं उसको कम करना, लेकिन इसमें लीग फेल कर गया था। इसके अपोजिट आर्म्स एंड अम्यूनिशंस का यूज बढ़ गया था। मिलिट्री बिल्डअप्स हो गए थे जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, फ्रांस में, और इन सब चीजों को लीग नहीं रोक पाया था। इसके अलावा जब भी इश्यूज में बड़े बड़े देश इन्वॉल्व होते थे, वहां पर भी लीग ऑफ नेशन बुरी तरह से फेल हो जाता था। लेकिन फेलियर में भी सबसे बड़ा फेलियर, बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट फेलियर था वर्ल्ड वॉर 2। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट नहीं कर सका और ये सबसे बड़ा फेलियर था। अब हम लोग देखते हैं वीकनेसेस ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की क्या क्या कमजोरियां थी जिसके वजह से लीग ऑफ नेशन फेल कर गया था, जिसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्लिकेटेड मैंडेट। जो लीग था वो दबा हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, बहुत मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे लीग दबा हुआ था। उसके बाद जो आता है वो है एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स एंड अनस्टेबल मेंबरशिप। वुड्रो विल्सन, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, उनके देश USA ने लीग ऑफ नेशन को नहीं ज्वाइन किया था। जर्मनी को 1926 तक लीग ऑफ नेशन में ज्वाइन करने के लिए नहीं अलाउ किया गया था। 1926 में जब जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया भी, तो 1933 तक उसने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। सोवियत यूनियन ने सितंबर 1934 में जाकर के लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया था और उसको एक्सपेल भी कर दिया गया था दिसंबर 1939 में। सोवियत यूनियन इकलौता ऐसा देश है जिसे लीग ऑफ नेशन से एक्सपेल कर दिया गया था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने आक्रमण कर दिया था फिनलैंड के ऊपर
और एक फन फैक्ट ये है कि सोवियत यूनियन को हटाने के दौरान लीग ने अपना खुद का रूल ही ब्रोक कर दिया। काउंसिल के 15 में से 7 मेंबर्स ने वोट किया था सोवियत यूनियन के एक्सपल्शन के लिए, लेकिन ये मेजॉरिटी से कम था जो कन्वीनियंट में दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी लीग ऑफ नेशन ने सोवियत यूनियन को एक्सपेल कर दिया। जापान, जो कि एक फाउंडिंग मेंबर था लीग ऑफ नेशन का, उसने भी लीग ऑफ नेशन को 1933 में छोड़ दिया, क्योंकि जापान ने अटैक कर दिया था मंचूरिया के ऊपर, जिसे मंचूरियन क्राइसिस कहा जाता है। इटली, जो कि एक और फाउंडिंग मेंबर था, उसने भी लीग ऑफ नेशन को 1937 में छोड़ दिया था, क्योंकि इटली ने आक्रमण कर दिया था इथोपिया के ऊपर मुसोलिनी के अंडर में। एक और कारण जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन वीक हो गया था वो था डोमिनेंस ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। जो अदर नेशंस थे उनके अमंग में एक फीलिंग थी कि लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से डोमिनेट किया जाता है विक्टोरियस कंट्रीज के द्वारा, स्पेशली फ्रांस एंड इंग्लैंड, जिस वजह से उन सभी ने अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर दिया था लीग ऑफ नेशन को लेकर के। इसके अलावा एक जो कारण था वो था राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। इटली, जापान, जर्मनी में डिक्टेटरशिप का उदय हुआ और ये लीग ऑफ नेशन का एक वीकनेस बना। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जापान ने मंचूरिया के ऊपर अटैक कर दिया, इटली ने इथोपिया के ऊपर अटैक कर दिया, जर्मनी जिसका शासक हिटलर था उसने यह अनाउंस कर दिया कि जर्मनी अब लीग ऑफ नेशन को छोड़ देगा। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन काफी वीक हो गया। इसके अलावा एक और कारण है लॉस ऑफ फेथ। जो भी छोटे नेशंस थे उन्होंने लीग ऑफ नेशन के ऊपर से अपना फेथ खो दिया था कि जब कोई दूसरा देश उनके ऊपर अटैक करेगा तो लीग ऑफ नेशन उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। इसके अलावा जितने भी देश थे उनके बीच में कमी थी म्यूचुअल कोऑपरेशन की, और हम सबको पता है कि अगर म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेसफुल होगा। लेकिन लीग ऑफ नेशन की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी लैक ऑफ मिलिट्री। लीग ऑफ नेशन के पास अपनी खुद की मिलिट्री ही नहीं थी और वह डिपेंडेंट था अपने मेंबर नेशंस के ऊपर, जिस वजह से उसकी एबिलिटी टू इन्फोर्स डिसीजंस वो काफी कम हो गई क्योंकि उसके पास अपनी खुद की मिलिट्री ही नहीं। और सबसे बड़ा वीकनेस, सबसे बड़ा फेलियर और कारण जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व करना पड़ा वो था वर्ल्ड वॉर 2। जैसा हमको पता है वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चला। वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर्स वर्सेस अलाइज पावर्स था। एक्सिस में जर्मनी, इटली और जापान थे, अलाइज में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर और यूएसए था। वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 75 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 20 मिलियन जवान थे और 40 मिलियन सिविलियंस। उस समय के वर्ल्ड पॉपुलेशन के 3% लोग इस वॉर में मारे गए थे और ये जो है ये डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूएसए शुरू से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वह असिस्टेंस प्रोवाइड करता था अलाइज पावर्स को। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्ट एंट्री ली 1941 में। उसके पहले अमेरिकन पब्लिक काफी ज्यादा खिलाफ थी अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 में आने को लेकर के, लेकिन फिर 7 दिसंबर 1941 को 360 जापानीज एयरक्राफ्ट ने यूएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस पर्ल हार्बर जो हवाई में सिचुएटेड है उसके ऊपर अटैक किया और 2300 ट्रूप्स मारे गए। ये पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक ने यूनिफाई कर दिया अमेरिकन पब्लिक के ओपिनियन को इन फेवर ऑफ एंटरिंग इन वर्ल्ड वॉर 2, और ये काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि इसके बाद अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 ने ग्लोब के पॉलिटिकल अलाइनमेंट और सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया था। यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स डिक्लाइन हो गए थे, 2 नए सुपर पावर का उदय हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर, जिनके बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। वेस्टर्न यूरोप और जापान को वापस से रिबिल्ड किया गया था अमेरिका के मार्शल प्लान के द्वारा। कोल्ड वॉर की वजह से यूरोप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक वेस्टर्न ब्लॉक जो यूएस को सपोर्ट करता था और एक ईस्टर्न ब्लॉक जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करता था।
और इस वजह से जरूरत हुई एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी को लाया जा सके। इस वजह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया 24 अक्टूबर 1945 को, जिस वजह से उस दिन को यूएन डे भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहला इवेंट था लंदन डिक्लेरेशन जून 1941। इसको डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी कहा जाता है। उस समय पे लंदन में 9 एग्जाइल गवर्नमेंट्स रह रही थी। बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, युगोस्लाविया, फ्री फ्रांस। ये सभी देश उस समय के चल रहे वॉर से काफी ज्यादा परेशान थे और 12 जून 1941 को 14 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और 9 एग्जाइल गवर्नमेंट्स, इन सभी ने मिल करके एक डिक्लेरेशन साइन किया, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। इसे डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मीटिंग का वेन्यू था सेंट जेम्स पैलेस। इन सभी 14 कंट्रीज ने प्रतिज्ञा ली कि वह एकजुट होकर के फाइट करेंगे एक्सिस पावर के अगेंस्ट, और तब तक फाइट करेंगे जब तक वह जीत नहीं जाए, और उसके बाद स्टैब्लिश करेंगे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पीस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेशन के लिए काम करे। दूसरा मेजर इवेंट है अटलांटिक चार्टर, जो हुआ था अगस्त 1941 में। इस कॉन्फ्रेंस में यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने मिल करके एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन को इशू किया था, जिसे हम आज अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। 14 अगस्त 1941 को इस डिक्लेरेशन को इशू किया गया था। इनकी मीटिंग का वेन्यू था प्लेसेंटिया बे, न्यूफाउंडलैंड, जो कनाडा में है। ये डिक्लेरेशन न ही ट्रीटी थी, न ही किसी तरह की फॉर्मल और फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पीस। इस डिक्लेरेशन में 8 प्रिंसिपल क्लॉजेस थे, जिसमें फाइट अगेंस्ट एक्सिस पावर और पोस्ट वॉर वर्ल्ड को आउटलाइन किया गया था। इन 8 क्लॉजेस में से पहले क्लॉज में लिखा था नो टेरिटोरियल गेन्स बाय यूएसए और यूके। यूएसए और यूके किसी भी दूसरे देश के टेरिटरी को अब ऑक्यूपाई नहीं करेगा। दूसरे क्लॉज में लिखा था कि जो भी टेरिटोरियल एडजस्टमेंट होंगे वो जो पीपल कंसर्न्ड है उनके विश के अकॉर्डिंग से होंगे। तीसरे क्लॉज में लिखा था जो भी देश सेल्फ गवर्नमेंट से वंचित हैं उनके लिए सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। चौथे क्लॉज में बात हुई थी ट्रेड बैरियर्स को कम करने को लेकर के। पांचवें क्लॉज में बात हुई थी कि ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाना है ताकि एक बेहतर इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन हो सके सभी के लिए। छठे क्लॉज में कहा गया था अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम वांट एंड फियर। ये एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते थे जिसमें किसी को भी किसी से भय ना हो। कोई देश जो बहुत डेवलप्ड है, कोई उतना डेवलप्ड नहीं है, किसी के पास बहुत सारे वेपन्स है, किसी के पास नहीं है उतने वेपन्स, लेकिन वो उस देश से डरता नहीं है। अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम वांट एंड फियर। सातवें क्लॉज में बात हुई थी कि फ्रीडम टू नेविगेट द ओशियंस, और 8वें क्लॉज में बात हुई थी नीड टू अबैंडन द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स का कम यूज करना। ये अटलांटिक चार्टर एक होप बन करके आया सभी लोगों के लिए और प्रॉमिस किया एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो कि बेस्ड होगा यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसके बाद आता है अर्काडिया कॉन्फ्रेंस, जो कि हुआ था दिसंबर 1941 से जनवरी 1942 तक, जिसे द फर्स्ट वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं क्योंकि ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यू ईयर्स डे के दिन यानी कि 1 जनवरी 1942 के दिन जो 4 बड़े कंट्रीज थे, बिग 4, यूएस, यूके, यूएसएसआर और चाइना, इन सभी ने मिलकर के एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट को साइन किया था जिसे बाद में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन कहा जाने लगा। इसके नेक्स्ट डे 22 अदर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने भी इस डॉक्यूमेंट को साइन किया। सो टोटल 26 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया था और ये डिक्लेरेशन एक बेसिस बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जिन नेशंस ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया था उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने प्लेज लिया था कि वो अटलांटिक चार्टर के सभी प्रिंसिपल्स को एग्री करेंगे और एक्सिस पावर्स के साथ कभी भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने आप को कमिट किया था फॉर डिफीटिंग द एक्सिस पावर।
जो सबसे पहला ऑफिशियल यूज है यूनाइटेड नेशंस टर्म का वो इसी डिक्लेरेशन में हुआ था और यूनाइटेड नेशन टर्म को क्वाइन किया था यूएस के 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जिन्हें प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं मॉस्को डिक्लेरेशन के बारे में जो अक्टूबर 1943 में हुआ था। इस डिक्लेरेशन में यूएसए, यूएसएसआर, यूके और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग की थी मॉस्को में, जो कि अभी रशिया का कैपिटल है। इन सभी फॉरेन मिनिस्टर्स ने 30 अक्टूबर को मॉस्को डिक्लेरेशन को साइन किया था। इस डिक्लेरेशन में 4 चीज को इंक्लूड किया गया था। पहला, द डिक्लेरेशन ऑफ द 4 नेशंस ऑन जनरल सिक्योरिटी, दूसरा द डिक्लेरेशन ऑन इटली, तीसरा द डिक्लेरेशन ऑन ऑस्ट्रिया और चौथा द डिक्लेरेशन ऑन एट्रोसिटीज। इन चारों डिक्लेरेशन में मेनली एक्सिस पावर को हराना, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना, कोऑपरेशन बढ़ाना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। ऑस्ट्रिया जो पहला फ्री कंट्री था जिसके ऊपर हिटलर ने अटैक किया था, उसको लिबरेट कराना जर्मन के डोमिनेशन से और किसी भी तरह के अत्याचार को खत्म करना। इसके बाद आता है तेहरान कॉन्फ्रेंस जो हुआ था दिसंबर 1943 में, 2 महीने बाद मॉस्को डिक्लेरेशन के। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी बिग 3 अलाइड लीडर्स के, जिसमें यूएसएसआर से जोसेफ स्टालिन, यूएसए से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और यूके के पीएम विंस्टन चर्चिल थे। और ये कॉन्फ्रेंस 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक चली थी तेहरान में, जो कि कैपिटल है ईरान का। और जो मेजर आउटकम था वो था फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर विनिंग द वॉर अगेंस्ट जर्मनी। इसके बाद आता है डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ अगस्त 1944 से अक्टूबर 1944 तक। डम्बार्टन ओक्स एक प्राइवेट मैंशन था जो कि लोकेटेड था वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ये कॉन्फ्रेंस 21 अगस्त से 7 अक्टूबर तक चली थी। इस कॉन्फ्रेंस को वॉशिंगटन कन्वर्सेशन ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर यूएसए, यूके, यूएसएसआर और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे। इस कॉन्फ्रेंस में प्रपोजल दिया गया था फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार किया गया था। प्रपोजल के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 4 प्रिंसिपल बॉडीज होंगे, जिसमें से पहला था जनरल असेंबली जो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से मिलकर के बनेगा। दूसरा था सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 11 मेंबर्स होंगे, 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट, जो जनरल असेंबली के द्वारा एक 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। और फ्यूचर वॉर को रोकने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल को मिली थी। इसके अलावा तीसरा प्रिंसिपल बॉडी था एन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा प्रिंसिपल बॉडी था अ सेक्रेटेरिएट। और सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग का क्या मेथड होगा उसको इस कॉन्फ्रेंस के दौरान में नहीं डिस्कस किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल के वोटिंग मेथड को छोड़ दिया गया था। अगर जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी काउंसिल को तो जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको आर्म्ड फोर्स देने पड़ेंगे ताकि वॉर को प्रिवेंट किया जा सके और एग्रेशन को कम किया जा सके। लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उनके पास आर्म्ड फोर्स नहीं थी और इस गलती को यहाँ पर सही किया गया। इसके बाद आता है याल्टा कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था फरवरी 1945 में। इस कॉन्फ्रेंस को क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है क्योंकि याल्टा जो है वो क्रीमिया यूएसएसआर में सिचुएटेड था। इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, विंस्टन चर्चिल ने, जोसेफ स्टालिन ने और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स और चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कशन किया गया था कि वॉर के बाद जर्मनी और यूरोप को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और जो नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है यूनाइटेड नेशन, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या वोटिंग प्रोसीड्योर होगा उसको इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया था और 11 फरवरी 1945 को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया गया था। और इन्होंने कॉल किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो कि सैन फ्रांसिस्को में हेल्ड होगा 25 अप्रैल 1945 को।
मगर इस कॉन्फ्रेंस के बाद 12 अप्रैल 1945 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की डेथ हो गई। हैरी एस ट्रूमैन 33वें प्रेसिडेंट बने यूएसए के, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आता है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, जो कि चला अप्रैल 1945 से जून 1945 तक। इसको द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए 51 नेशंस को इनवाइट किया गया था, जिसमें से 50 नेशंस सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे। पोलैंड नहीं आ सका था क्योंकि उस समय पोलैंड में कोई रिकॉग्नाइजेबल सरकार नहीं थी और इस वजह से पोलैंड नहीं अटेंड कर पाया था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस को। यूएन चार्टर को प्रिपेयर किया गया, जिसमें 2 महीने लग गए। यूएन चार्टर के हर एक पार्ट को यहाँ पर वोट करना था और 2/3 मेजोरिटी से उसको एक्सेप्ट करना था। काफी डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए और 26 जून 1945 को 50 मेंबर्स ने यूएन चार्टर को साइन किया। पोलैंड, जो कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर पाया था, इस वजह से एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया गया था, जिस पर पोलैंड ने साइन किया 15 अक्टूबर 1945 को और इस वजह से पोलैंड को एक ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कंसीडर किया जाता है, या जिसे हम फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर को रेटिफाइड किया गया और यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को देख लेते हैं, जिनका नाम है श्री AR मुदालियर, यानी कि एरकॉट रामस्वामी मुदालियर, जो कि हेड ऑफ डेलीगेशन थे फ्रॉम इंडिया और यूएन चार्टर के ऊपर इन्होंने ही साइन किया था 26 जून को। और ये पहले प्रेसिडेंट भी थे इकोसॉक के, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसके बारे में हम फर्दर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो कि एक यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो।